जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियोस में जो हमने बनाई थी पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने देखा राज्य व्यवस्था के परिचय के बारे में हमने देखा। वहाँ पर हमने शासन के अंगों के बारे में सारी बातें कर ली थी। अब हमें आगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में, कुछ और जो बेसिक वर्डिंग्स हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शासन की जो अंग थे, ठीक है, उसके बारे में जब हम लोग ने देख लिया था, तो अब हम लोग उस शासन की जो प्रणालियाँ हैं उसके बारे में, उसके टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो राज्य व्यवस्था में शासन की क्या बोलते हैं प्रणालियाँ होती हैं, शासन प्रणाली होती है, उसके प्रकार के बारे में देखेंगे। शासन प्रणालियों के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो जो शासन प्रणालियों के प्रकार होते हैं ये दो भागों में बटे होते हैं। अगर हम देखने जाए तो जो पहला भाग होता है, इसमें पहले भाग में जो शासन की प्रणालियां होती हैं वह केंद्र और प्रांतों के कैसे संबंध होते हैं, आपसी संबंध होते हैं, उस आधार पर बढ़ती है। और इसका जो टाइप 2 होता है, यानी दूसरा भाग होता है, उसमें कार्यपालिका और विधायिका का कैसा संबंध होता है, जो पीछे भी हमने उसके कुछ झलक देखे होंगे, उसके आधार पर यहाँ पर शासन की प्रणालियों को बांटा जाता है, उनके टाइप्स वहाँ पर पता चलते हैं। तो यहाँ पर शासन की प्रणालियों के यदि प्रकार हम देखने जाए, तो यदि हम केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर देखें, संबंध के आधार पर देखें, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला परिसंघात्मक, पहला होता है परिसंघात्मक, जिसे कहते हैं कन्फेडरेशन। इसके जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है संघात्मक, फेडरेशन। और इसका जो तीसरा और अंतिम प्रकार होता है वो होता है एकात्मक। ये क्या होती है? प्रणालियां होती हैं। किसकी प्रणालियां होती है? शासन चलाने की प्रणालियां होती हैं। केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर यदि हम देखने जाते हैं, तो केंद्र और राज्य जब आपस में समझौता करते हैं, केंद्र और राज्य जब आपस में समझौता करते हैं, जैसे कुछ राज्य मिलकर एक समझौते के द्वारा, एक एग्रीमेंट के द्वारा किसी एक नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं, नए देश का निर्माण करते हैं, तो उसे परिसंघ कहा जाता है। परिसंघ में और कुछ चीजें हमें देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे परिसंघ में कुछ नियम होते हैं। परिसंघ जो होता है वो एक समझौते का परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है? समझौते का परिणाम होता है। जैसे कई सारे राज्य आपसी समझौतों द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसमें जो ये राज्य होते हैं ऐसे समझौतों से बंधे होते हैं कि ये जब इनका मन चाहे तब ये इस राष्ट्र से खुद को अलग घोषित कर सकते हैं, खुद अलग हो सकते हैं। जैसे
समझ जाइए कि कुछ 10 स्टेट्स ने मिलके एक राष्ट्र का निर्माण किया। अब वो राज्य की अपनी ऑटोनॉमी होगी, अपनी स्वतंत्रताएं होंगी, अपने हिसाब से वो कानून व्यवस्थाओं को चलाएंगे, और उन्होंने एक समझौते के परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र का निर्माण किया। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो रशियन कन्फेडरेशन था, तो जब कई सारे देश मिलकर सोवियत यूनियन का पार्ट थे। जब 1990 के दशक में 91 के समय में सोवियत यूनियन का विघटन होता है, तब ये सारे देश सोवियत यूनियन से विघटित हो गए। ये विघटित इसलिए हो पाए क्योंकि ये कन्फेडरेशन थे, ये समझौते का परिणाम थे। ये समझौते द्वारा इन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया था। इसलिए ये जब इनके अनुसार चीजें नहीं चली तो ये उस जो राष्ट्र थे वहां से खुद को अलग कर लिए। इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान देने योग्य हैं कि इसमें जो राज्य होता है वो समझौते के अनुसार एक राष्ट्र का निर्माण करता है। जब उसका मन चाहे तब वो उस राज्य से, उस राष्ट्र से स्वयं को अलग कर सकता है। और परिसंघ में क्या होता है, परिसंघ में यदि हम 2-4 चीजें और देखें तो परिसंघ में होता है कि राज्यों का अपना अलग कानून होता है, अलग कानून होता है। राज्यों का अपना अलग अलग कानून भी होता है और राष्ट्र का एक सामूहिक रूप से भी कानून होता है। यहाँ पर राज्यों का अपना भी कानून होता है। यहाँ पर यदि परिसंघ के बारे में हम और चीजें देखने जाते हैं तो यहाँ पर जो राज्य होते हैं वो अपने आंतरिक मामलों को राज्य खुद देखते हैं, और जो बाह्य मामले होते हैं जैसे रक्षा, विदेश, संचार, एटसेट्रा, ये सारे राष्ट्र देखता है। जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं वो देखते हैं ये सारे विषयों के बारे में। और जो सारे घरेलू विषय होते हैं वो सारे घरेलू विषय स्टेट अपने हिसाब से बांट लेते हैं और उन्हें वो देखते हैं। यहाँ पर उनकी अपनी राज्य में भी न्यायपालिकाएं होती हैं, उच्चतम न्यायालय होते हैं। ठीक है, यदि जैसे कॉन्फेडरेशन सबको क्लियर हो गया, अगर हम संघात्मक या फेडरेशन की तरफ चले, इसके कई सारे एग्जांपल, परिसंघ के हम लोग कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे जब यूएसए बना था तब यूएसए कन्फेडरेशन के रूप में ही बना था, लेकिन यूएसए में न्यायपालिका ने, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा इसे फेडरेशन में बदल दिया। फेडरेशन क्या होता है, संघ क्या होता है, संघात्मक क्या होता है, और ये संघात्मक यानी फेडरेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, एक था सोवियत यूनियन। ये भी क्या था, एक कॉन्फेडरेशन, एक प्रकार का कॉन्फेडरेशन ही था, क्योंकि जब इससे राज्यों का विघटन हो गया मतलब ये कॉन्फेडरेशन था। अब हम संघात्मक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चलू? हाँ, कब से स्टार्ट है? कब से स्टार्ट है तो बोलेगा तभी तो बोला मैं। ये संघात्मक प्रणाली होती है, संघात्मक प्रणाली में भी सेम इसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं। कुछ राज्य मिलते हैं,
कुछ राज्य मिलते हैं और वो राज्य मिलकर एक राष्ट्र का कुछ राज्य मिलते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। परंतु चीजें किस तरह अलग होती हैं? जो संघात्मक प्रणाली होती है, फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम में राज्य स्वयं को राष्ट्र से अलग नहीं कर सकते। जैसे कॉन्फेडरेशन में क्या हो रहा था? कॉन्फेडरेशन जो था, परिसंघ जो था, वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था। विनाशी संघ था। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे परिसंघ में क्या होता है कि राज्य तो अलग, राज्य अपने आप में टूटते नहीं है। राज्य टूट के कोई छोटा राज्य नहीं बन जाएगा या राज्य मिलके बड़े राज्य नहीं बन जाएंगे। वो आपस में समझौता किए हैं, वो राज्य वैसे ही रहेंगे। लेकिन यदि वो परिसंघ अपना जो राज्यों का समझौता था, जब वो टूटता है तो वहां पर जो संघ बना था यानी जो राष्ट्र बना था, वो राष्ट्र भी टूट जाता है। तो यहाँ पर अविनाशी राज्य है, राज्य अविनाशी है, राज्य नहीं टूटेंगे, लेकिन संघ टूट सकता है। इसे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहते हैं। इससे उल्टी बात यहां होती है। यह भी समझौते का परिणाम है। कई सारे राज्य मिलकर समझौता किए, समझौते के द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण किए। राष्ट्र क्या करता है? वहां की देश की कुछ व्यवस्थाओं को राष्ट्र देखता है और अन्य सारी घरेलू व्यवस्थाओं को राज्य अपने स्तर पर देखता है। वहां पर प्रत्येक राज्य के पास अपना उच्चतम न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य के पास अपना उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय होता है। यहाँ पर ये जो संघात्मक व्यवस्था होती है यानी फेडरल सिस्टम होता है, यह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर राज्य उसके संघ से यानी राष्ट्र से, उसका जो समझौता हुआ है उससे खुद को अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर राज्य को भी छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, यहाँ पर संघ को भी तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कुल मिला जुलाकर एक बार यदि कोई राज्य इस संघ का हिस्सा बन जाता है तो वह स्वयं को उससे अलग नहीं कर सकता। बाकी सारी व्यवस्थाएं कुछ हद तक सेम होती हैं। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट विषय होते हैं जैसे रक्षा, विदेश, संचार, अन्य बाह्य विषय, यह कौन देखता है? राष्ट्राध्यक्ष देखता है। राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति। और जो आंतरिक विषय होते हैं वह राज्य अपने स्तर पर देखते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं आगे उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? अगर मैं तीसरे इसके टॉपिक के पास चलूं और देखूं कि एकात्मक प्रणाली क्या होती है या यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि जो यूनिटरी सिस्टम होती है, इसमें केंद्र जो होता है, वह अधिक पावरफुल होता है। पावरफुल होता है। कैसे? यूनिटरी व्यवस्था में जो होता है
वो वहां की सर्वोच्च जो इकाई होती है वो वहां की विधायिका होती है। विधायिका यानी संसद होती है। संसद यानी केंद्र, जो केंद्र की इकाई है, तो जो संसद होती है या केंद्र होता है, केंद्र मानकर चलते हैं हम लोग यहाँ पर, केंद्र जो होता है वह राज्यों पर हावी होता है। ये राज्यों के निर्णयों को प्रभावित करता है। यहाँ पर केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ पर जो सारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो केंद्र के स्तर पर चलाई जाती है। यहाँ पर जो सारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो किसके स्तर पर चलाई जाती हैं? केंद्र के स्तर पर चलाई जाती है। यहाँ पे जो सारा निर्णय होता है, यहाँ पर न्यायपालिका अपेक्षाकृत कमजोर होती है। न्यायपालिका अपेक्षाकृत कमजोर होती है। एकात्मक व्यवस्था में जो सारे विधान बनते हैं, यानी न्यायपालिका पर जो कानून व्यवस्था बनती है वह संसद द्वारा बनती है, और संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही न्यायपालिका यहाँ पर कार्य करती है। न्यायपालिका के अधिकार को यहाँ पर सीमित कर दिया जाता है। यहाँ पर राज्यों को केंद्र से टूटने की अनुमति नहीं होती है। यह किसी समझौते का परिणाम नहीं होता है। यह अविनाशी राज्यों का सॉरी, हाँ, ये मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया। यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। अविनाशी संघ होता है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर राज्यों को तोड़कर एक राज्य से दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य की सीमा को बड़ा करना, किसी राज्य की सीमा को छोटा करना, किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करना आदि कार्य किए जा सकते हैं। परंतु यहाँ पे संघ अविनाशी होता है। संघ को स्प्लिट नहीं किया जाता है, संघ का विघटन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार केंद्र राज्य संबंध के आधार पर शासन की जो प्रणालियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आगे हम विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर, संबंधों के आधार पर हम इन शासन की प्रणालियों के बारे में देखेंगे। शासन की प्रणालियों के जो अगले प्रकार यानी विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संबंधों के आधार पर शासन की क्या प्रणालियाँ होती हैं, कितनी प्रणालियाँ होती हैं, उसको देखने से पहले हम कुछ इन चीज़ों की विशेषताएं देखते हैं कि जो परिसंघ होता है, और जो संघात्मक प्रणाली होती है, उसकी विशेषताएं देखते हैं। प्रणालियों की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो इन विशेषताओं में जो कुछ सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है जिनको हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेगा, उसमें सबसे पहली बात होती है कि परिसंघ और संघात्मक प्रणालियों में राज्यों का महत्व अधिक होता है। राज्यों या प्रांतों का अधिक महत्व होता है। अधिक महत्व होता है। इन सारे वर्ड्स के बारे में क्यों? जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, जब हम भारत का संविधान या पॉलिटी पढ़ते हैं, तो हमें इन सारे वर्डिंग्स के बारे में, परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, एकात्मक व्यवस्था क्या होता है,
राज्य कैसे बनता है, कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होता है, ये दोनों तीनों एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, किसे शासन का अंग कहते हैं, कौन सी प्रणालियाँ शासन की प्रणालियाँ होती है, कैसे ये कार्य करती है, इन सारी चीज़ों के बीच में स्टूडेंट्स के बीच में जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही इस तरह से किया जाए कि हमें कई सारे चीज़ों पे यहाँ पे क्लैरिटी मिल सके। तो बच्चों, जो इसके परिसंघ होता है और जो संघात्मक प्रणालियाँ होती है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं होती हैं वो होती है कि राज्यों के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, ज़्यादा अधिकार होते हैं, अधिक महत्व होता है। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है, सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है। शासन के अंगों के बीच में तो दिखाई ही देता है, शासन के जो तीनों अंग हैं उनके बीच में तो दिखाई ही देता है। उसके साथ साथ जो राज्य होता है और जो संघ होता है उसके बीच में भी सेपरेशन ऑफ पावर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें लिखित संविधान होता है, इनके पास लिखित संविधान होता है और संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। जब कुछ राज्य आपसी समझौतों से मिलकर किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो जो आपसी समझौते होते हैं, जैसे मेरे साथ में किसी का अगर समझौता हो रहा है तो मेरा उसके ऊपर भरोसा कब जमेगा? जब हमारे पास लिखित डॉक्यूमेंट्स हो, जब हमारे पास हमारे शक्तियों का बंटवारा हो, जब हमारे पास एक दूसरे के क्षेत्राधिकार हमें पता हो, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं लिखित संविधान से। इसलिए परिसंघ और संघात्मक प्रणालियों में लिखित संविधान होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, राज्यों को अधिक ऑटोनॉमी होती है, राज्यों को अधिक पावर होता है राज्यों के पास। और इनके पास अंतिम जो चीज़ें एक विशेषताएं मैं बताना चाहूँगा वो होती है कि यहाँ पर निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, न्यायपालिका होती है। कुछ चीजें और यदि मैं इनके बारे में बताने चाहूँ कि परिसंघ और संघात्मक प्रणालियों में क्या क्या फायदे होते हैं, इनसे क्या क्या जो किसी भी राष्ट्र को क्या क्या इनसे क्या चीज लाभ क्या मिलते हैं, उन चीजों के बारे में यदि मैं एक दो पॉइंट यहाँ पर ऐड करूँ तो संघात्मक और परिसंघात्मक प्रणालियों में जो राष्ट्र होता है उस राष्ट्र के पास नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ जाती है, नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ जाती है और साथ ही जो नेशनल इंटीग्रिटी जब बढ़ जाती है तो साथ ही जो लोकल ऑटोनॉमी होती है, लोकल ऑटोनॉमी मतलब लोकल अथॉरिटीज के पास जो पावर होता है, राज्यों के पास जो पावर होता है, वो उनके पास वो पावर भी बढ़ जाता है, लोकल ऑटोनॉमी बढ़ जाता है, लोकल ऑटोनॉमी बढ़ जाता है। ये कुछ जो विशेषताएं होती हैं, जो फायदे होते हैं, ये परिसंघात्मक और संघात्मक प्रणालियों के पास होते हैं। इसमें कुछ इनके विवाद भी होते हैं, आपसी विवाद भी होते हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में संसदीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली के ऊपर बहुत ही समय दिया है, बहुत ही देरों तक बात की है, उन सारी प्रणालियों के बारे में हमने जाना है। तो अब हम यहाँ पर जो शासन की इन प्रणालियों के बारे में, परिसंघ, संघात्मक और यूनिटरी प्रणालियों के बारे में, यहाँ पर एकात्मक प्रणाली के बारे में जो हम यहाँ पर जान रहे हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। इन वर्ड्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसके कुछ दोष के बारे में देखें,
कुछ जो इसके दोष होते हैं, अगर हम उसके बारे में देखने जाए तो ये जो प्रणाली होती है ये बहुत ही खर्चीली होती है। ये प्रणाली कैसी होती है? बहुत ही खर्चीली होती है, क्योंकि राज्य के अपने पावर होते हैं, केंद्र के अपने पावर्स होते हैं। इसके लिए इन प्रणालियों में जो खर्च होता है यह अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है। राज्यों के अपने खर्चे होते हैं, केंद्र के अपने खर्चे होते हैं, तो यह प्रणाली बहुत ही खर्चीली होती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में विवाद रहता है। विधायिका के बीच विवाद की स्थिति होती है। इसमें राज्यों और केंद्र के क्षेत्राधिकार को लेकर भी विवाद होता है। क्षेत्राधिकार को लेकर भी विवाद होता है। इसमें राज्यों के अपने क्षेत्राधिकार को लेकर और केंद्र के अपने क्षेत्राधिकार को लेकर अस्पष्टता बनी रहती है, जिसके कारण कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ये छोटे मोटे बहुत सारे जो भी कारण है, इनको जिस किसी भी देश में या राष्ट्र में जो कुछ यदि क्या बोलते हैं गुण है तो वहाँ पे अवगुण भी उनके साथ में, दोष यदि क्या बोलते हैं वहाँ पे कुछ लाभ है तो वहाँ पे कुछ दोष भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। हमने संसदीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली के बारे में हमने जान ली है। अब हम थोड़ा सा सीखेंगे यहाँ पर कि भारत में शासन की कौन सी प्रणाली है और भारत में वह व्यवस्था कैसी है। ठीक है, अब हम उसे देखेंगे।